हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। और वो डिस्कशन क्या है, तो आज हम लोग सिलेबस देखेंगे यूपीवीआर यूपीआरवीयूएनएल का। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये तो आप लोग जानते हो, और नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर और भी लेक्चरर का वीडियो है जहां पर वो समझाए हैं कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस पर और देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से हमें उस सिलेबस को हैंडल करना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है हमारा। तो देखो, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है आपका। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह से होने वाला है। देखो, जैसे क्वेश्चन दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में होगा जो भी आपका रिलेवेंट डिप्लोमा का स्ट्रीम है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सारा। तो आपका रिलेवेंट डिप्लोमा स्ट्रीम यानी टेक्निकल जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, टेक्निकल क्वेश्चन, ये टेक्निकल क्वेश्चन होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 150, यानी 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट देखो, दूसरा पार्ट है हमारे पास जनरल अवेयरनेस का। इसमें क्या क्या चला आता है, तो इसमें चला आता है जनरल हिंदी, फिर आ जाता है आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहां पर चला आता है पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो देखो यहां पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जो जनरल क्वेश्चन होगा, वो होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ठीक है, टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स और टोटल मार्क्स 200, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200। तो एक कुछ पैटर्न होने वाला है आपका एग्जाम का। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर एक एक करके कि सिलेबस क्या है हमारा, कहां से क्वेश्चन आता है। तो सिलेबस देखो, यहां पर सिलेबस कुछ इस तरह से है। जैसे जनरल अवेयरनेस में देखो, जनरल अवेयरनेस में हमारे पास है करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ो। ठीक है, उस न्यूज़पेपर से आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको माइंड में रखेंगे हम लोग। जनरल अवेयरनेस जो नेशनल होगा और इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो कुछ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से होता है। अनदर वन इज उत्तर प्रदेश जीके, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी से या फिर उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन होता है उत्तर प्रदेश जीके में। अनदर वन है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। अनदर वन इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी हिस्ट्री इंडिया का और वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का हिस्ट्री इतना पढ़ना तो जरूरी है नहीं, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि वर्ल्ड की हम हिस्ट्री पढ़ते रहें पूरा। ठीक है, आप इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ें, और मेरा मानना है कि अगर आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को आप कवर करो अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, एंशिएंट एंड मेडिवियल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, एंशिएंट और मेडिवियल हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से एक बार देखो, पढ़ो। ठीक है, खासतौर पर 1857 से लेके 1857 से लेकर के 1947 तक, यहां तक का ये जो हिस्ट्री है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ो। और हिस्ट्री देखो, एक कहानी के तौर पे पढ़ा जाता है। तो 1857 से लेके 1947 तक क्या क्या हुआ था एज ए स्टोरी, उसको याद रखने का जरूरत है। अनदर वन है इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, खासतौर पर फंडामेंटल राइट हुआ, फंडामेंटल राइट को अच्छे से याद रखेंगे। साथ साथ में इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा याद में रखेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, फंडामेंटल राइट और कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, साथ साथ में जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा शेड्यूल है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट का पावर, प्राइम मिनिस्टर का पावर, इन सारे चीज़ों को भी थोड़ा याद रखना जरूरी है।
तो ये है इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पर तो मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास आइडिया है मैं उसको बता रहा हूँ। एन अदर वन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है ये बेसिकली हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन एराइज नहीं होता, ठीक है, तो मेनली आपको इन सारे चीजों को ध्यान रखना है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। अब देखो यहां पर हिंदी में कहां से क्वेश्चन आता है, हिंदी में आ जाता है वोकेबुलरी, हिंदी का ग्रामर, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, यूजेज ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच एंड कंप्रीहेंशन। तो ये है हिंदी का पार्ट। पहला है वोकेबुलरी, अनदर वन इज ग्रामर, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, यूजेज ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच एंड कंप्रीहेंशन। तो आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो चलो देखो मेनली हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला सी फंडामेंटल, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सी फंडामेंटल जो सी लैंग्वेज है वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो सी को पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चन के पैटर्न को एक बार देख लेना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है ना सी में, उसी पैटर्न को पकड़ेंगे और उतना ही ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनदर वन है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डिप्लोमा के सिलेबस में है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अनदर वन है पावर सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो पावर सिस्टम के बारे में यहां पर बात कर लेता हूं मैं कि पावर सिस्टम में क्या क्या जरूरी है। देखो पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन आता है खासतौर पर जेई के एग्जाम में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है पावर सिस्टम का, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका पहला पॉइंट हो गया कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर हो गया। अनदर वन इज ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कैलकुलेशन, जहां पे हम लोग RLC का वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन में कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहां से होता है। अनदर वन है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से भी कुछ क्वेश्चन आता है। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से खासतौर पर जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनता है वहां से क्वेश्चन आता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में केवल आप ए का वैल्यू याद रखें जो होता है 1 + YZ/2, तो इन्हीं सारे फॉर्मूला से, एक दो फॉर्मूला से काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केबल, केबल से कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, खासतौर पर इसके डिजाइन वगैरह से। केबल हुआ, कोरोना से कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। HVDC, HVDC से कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा बन जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन, फिर आपका हो गया इंसुलेटर वाला पोर्शन, इंसुलेटर वाला पोर्शन, फिर हो गया ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांजिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर एंड रिले, सर्किट ब्रेकर एंड रिले। देखो सर्किट ब्रेकर और रिले का जो क्वेश्चन होता है ना, सर्किट ब्रेकर एंड रिले का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, खासतौर पर जेई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ए रिले किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, इस टाइप के रिले किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर एंड रिले को बहुत डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है, खासतौर पर जेई के एग्जाम में। अब देखो यहां पर कुछ और भी जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कुछ जो मेन टॉपिक होता है पावर सिस्टम में, खासतौर पर फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी। तो देखो फॉल्ट एनालिसिस से जो क्वेश्चन आता भी है, फॉल्ट एनालिसिस से वैसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है जेई के एग्जाम में, ठीक है।
लेकिन अगर फॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आता भी है तो इसके बेसिक से आता है। जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, तो उसके बेसिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फॉल्ट एनालिसिस में इसको केवल बेसिक के तौर पे पढ़ना है और टू दी पॉइंट चीजों को फॉल्ट एनालिसिस में हमें याद रखना है, टू दी पॉइंट। फॉल्ट एनालिसिस वैसे तो है बहुत बड़ा और डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आता है एक केवल इसके बेसिक से, केवल इसके बेसिक से। इसमें 10-15 पॉइंट है, उस पॉइंट को ढंग से अगर याद रखा जाए समझ के तो हमारा काम हो जाएगा फॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। अनदर वन है स्टेबिलिटी। तो देखो स्टेबिलिटी में, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में, यहां से भी आपका जेई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता भी है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बेसिक लेवल से क्वेश्चन, जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को बढ़ाया कैसे जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टेबिलिटी के पूरे अंदर जाके एक क्वेश्चन नहीं डिजाइन होता है, ठीक है। या फिर आपका जो स्विंग इक्वेशन होता है, स्विंग इक्वेशन से कुछ थ्योरेटिकल 1-2 पॉइंट से क्वेश्चन चला आता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी मैं छोटा छोटा टॉपिक पहले लिखा था ना, उसको आप पावर सिस्टम में अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, ठीक है। फॉल्ट एनालिसिस और स्टेबिलिटी, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर जेई एग्जाम में। देखो जितना जरूरी हमारे लिए पढ़ना है उतना ही जरूरी ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या कम पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पावर सिस्टम को देखें, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पावर सिस्टम से रिलेटेड कि पावर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो फॉल्ट और स्टेबिलिटी को डिटेल में जाके पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अनदर वन है हमारे पास, देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन एराइज होता है खासतौर पर जेई के एग्जाम में, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में टू दी पॉइंट क्वेश्चन आता है और वो टू दी पॉइंट हमें चीजों को याद रखने की जरूरत है। जैसे कि आपका एससीआर से रिलेटेड क्वेश्चन चला आता है, देख लो यहां पर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बता रहा हूं कि क्या क्या करना है। जैसे कि पावर डिवाइसेस, पावर डिवाइसेस में जो भी आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो आपका पता होना चाहिए पावर डिवाइसेस में। जैसे एससीआर हो गया, एससीआर का कैरेक्टरिस्टिक, एससीआर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अनदर वन इज केवल ऊपर ऊपर, अंदर से नहीं। पावर डिवाइसेस पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एससीआर को भी आप ऊपर ऊपर अच्छे से याद रखो। जीटीओ में जीटीओ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जीटीओ का। ट्रायक हो गया, ट्रायक में कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर, थोड़ा सा उसको देख लेंगे, सीरीज पैरेलल ऑफ एससीआर, उससे भी कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना होता है, ठीक है। फिर आपका यहां पर प्रोटेक्शन, जैसे कि स्नबर सर्किट वगैरह का यूज करते हैं एससीआर में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर ही सब कुछ अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आ गया फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो देखो फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है खासतौर पर जेई के एग्जाम में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, वो भी बेसिक लेवल का। जैसे एवरेज वैल्यू आप याद रखो, जितना भी हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, वहां पर जो अलग अलग कंडीशन है, विथ रेसिस्टिव लोड, विथ आरएल लोड, विथ आरएलई लोड, सिंगल फेज में, हाफ वेव में, ठीक है। तो इस समय आप एवरेज वैल्यू को याद रखो, ज्यादातर क्वेश्चन जो है एवरेज वैल्यू से पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ बेसिक पॉइंट है उसको याद रख लिए हम लोग, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर वहां पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ यहां पर
अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी यूजिंग द डायोड, जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं। इसमें एवरेज वोल्टेज बताओ, आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू बताओ, कुछ बेसिक यहाँ पर फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में पावर फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है बेसिक। लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में भी इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें भी ओनली बेसिक पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को। यहाँ पर मास्टर मानने की जरूरत नहीं, जैसे गेट में क्वेश्चन आता है वैसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद चॉपर हो गया, तो देखो जो चॉपर से मेनली क्वेश्चन डिजाइन होता है चॉपर में, ठीक है। तो चॉपर से जो मेनली क्वेश्चन डिजाइन होता है, खासतौर पर जेई के एग्जाम में एक क्वेश्चन डिजाइन होता है मेनली हमारा स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर। स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, बस दो को तो पढ़ना है, स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर को अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि इसको भी पूरा डिटेल में गेट लेवल का नहीं जाना है। स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर में इसका भी एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वोल्टेज, इसमें आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वो सारा फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से रिपल करंट क्या होता है चॉपर में, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कहने का मतलब यह है कि आपको बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव से, पूरा डिटेल में क्वेश्चन यहां से नहीं आता, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अनदर वन है नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ो, नेटवर्क थ्योरी को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। नेटवर्क थ्योरी में हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये नहीं कह सकते हो कि यहां से क्वेश्चन आएगा यहां से नहीं आएगा, केवल एक जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है ना नेटवर्क में, नेटवर्क को अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है। नेटवर्क में केवल जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है, ट्रांजिएंट वाला जो पोर्शन है, यहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो ट्रांजिएंट को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिएंट को केवल बेसिक, अगर क्वेश्चन आता भी है वैसे तो रेयर ही क्वेश्चन आता है ट्रांजिएंट से जेई के एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रांजिएंट को ओनली बेसिक पढ़ना है ट्रांजिएंट में। बाकी नेटवर्क थ्योरी का जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक को आपको कवर करना, चाहे बेसिक ऑफ नेटवर्क हो, नेटवर्क थ्योरम हो, एसी एनालिसिस हो, टू पोर्ट नेटवर्क हो, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट हो, ठीक है। इन सब को अच्छे से आप पढ़ो नेटवर्क थ्योरी में, ठीक है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे जेई में डिफिकल्ट क्वेश्चन एराइज नहीं होता, ठीक है। यहां से बेसिक क्वेश्चन आता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांजिएंट का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक कुछ हुआ। नेक्स्ट है देखो इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन है। अब इलेक्ट्रिकल मशीन आपको डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो छोटा छोटा क्वेश्चन भी बनता है ना, वो क्वेश्चन भी काफी कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो इलेक्ट्रिकल मशीन को अच्छे से पढ़ना है, यहां पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसको आप डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो इलेक्ट्रिकल मशीन को, ठीक है। यहां पे मत छोड़ना कुछ भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन में कुछ छोड़ने लायक नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे नेक्स्ट क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट वही चलाता है, इसमें नेटवर्क थ्योरी, बेसिक ऑफ मशीन, ये सारी चीजें तो हम पीछे डिस्कस किए हैं। अनदर वन है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो जो एनालॉग से क्वेश्चन बनता है ना जेई के एग्जाम में, एनालॉग को भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, एनालॉग को भी आपको डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, बीजेटी, फिर ज्यादा से ज्यादा बायसिंग ऑफ बीजेटी, बायसिंग ऑफ बीजेटी, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे याद रखना है बीजेटी से रिलेटेड। जो छोटा छोटा पॉइंट होता है कि बीजेटी का लो इनपुट इंपोर्टेंस होता है कि हाई होता है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इस तरह का जो छोटा छोटा पॉइंट होता है वो बीजेटी में। अनदर वन इज बायसिंग ऑफ बीजेटी। तो देखो बायसिंग ऑफ बीजेटी से भी, ये तो पूरा नेटवर्क थ्योरी है बायसिंग ऑफ बीजेटी, तो यहां से भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से भी कभी क्वेश्चन बनता भी है
तो छोटा सा कोई बीजेटी का सर्किट दे देगा और कहीं पर वोल्टेज और करंट निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर किस मोड में बीजेटी ऑपरेट हो रहा है ये पूछा जाता है। और अनदर वन इज, देखो यहां पर मॉसफेट, तो मॉसफेट की ओनली आपको आप ध्यान रखो करेक्टरिस्टिक ध्यान रखो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉसफेट से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह से इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर कुछ और अगर पढ़ना है यहां पर तो थोड़ा सा ओपाम्प पढ़ लो। ओपाम्प से कभी कभी क्वेश्चन चला आता है, ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ फीडबैक, जो फीडबैक जो हम लोग यूज करते हैं अलग अलग टाइप का, जैसे संट फीडबैक, संट सीरीज फीडबैक, सीरीज फीडबैक, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट चला आता है। तो इतना टॉपिक आप एनालॉग में कवर करो, एनालॉग में इतना टॉपिक कवर करना है, ठीक है। डिजिटल में मेनली जो बुलियन हुआ या फिर हमारा और भी जैसे हाफ एडर हुआ, फुल एडर हुआ, ये सब का जो बेसिक डिफिनीशन है, कॉन्सेप्ट है, काउंटर है, उसका बेसिक डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट, उसको डिजिटल में याद रखना है, ठीक है। तो एनालॉग में देखो इतना चीजें अगर हम लोग कर लें तो काफी है, और इसको भी पूरा डिटेल में नहीं, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। अनदर वन इज मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में देखो, मैग्नेटिक सर्किट में कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या, बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि रिलेक्टेंस क्या होता है बताइए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, एमएमएफ क्या होता है, तो कुछ इस तरह का बेसिक डिफिनीशन जो होता है उसको ध्यान में रखेंगे। अनदर वन कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल से भी क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल, कभी कभी मैग्नेटिक मटेरियल से, मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे पैरामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, तो ये सब का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है आप लोग को, यहां से छोटा छोटा क्वेश्चन एराइज हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट है, ये तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आप पढ़ते ही हो, ठीक है, बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। फिर थोड़ा सा हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट चला आता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस कैसे होता, वहां से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता। एडी करंट का कुछ कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एडी करंट कैसे आएगा, ठीक है, तो इन सारे चीजों को बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में। अनदर वन है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो डिप्लोमा के सिलेबस में, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अनदर वन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। देखो एक सेकेंड, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मेनली जो होता है हमारा एनालॉग एमीटर वोल्टमीटर, एनालॉग एमीटर वोल्टमीटर हो गया, एनालॉग एमीटर एंड वोल्टमीटर। एनालॉग एमीटर वोल्टमीटर में क्या क्या, जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो गया, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये सब का कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, ठीक है, इसमें एनालॉग एमीटर एंड वोल्टमीटर में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर, तो पावर का मेजरमेंट जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम लोग, उसके एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर, ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड, वहां से क्वेश्चन चला आता है। अनदर वन है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो जो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है, यहां से 1-2 फार्मूला ध्यान रखना होता है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी से, और इसके कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन चला आता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट क्यों यूज करते हैं हम लोग इसमें, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन, और 1-2 फार्मूला मेजरमेंट ऑफ एनर्जी में। ये हुआ आपका मेनली मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। जैसे अनदर वन
मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखो ये जो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में कि किस रेंज के रेसिस्टेंस को लो रेसिस्टेंस कहेंगे, मीडियम कहेंगे, हाई रेसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, लो रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन सा बेस्ट मेथड है, मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन सा बेस्ट मेथड है, और साथ साथ में हाई रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन सा हमारा मेन मेथड है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में इतना ध्यान रखो काफ़ी है। ठीक है, कुछ उससे और मेथड में जो भी मेथड हम लोग जाने उसमें एक दो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट। नेक्स्ट है एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेस से देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एसी ब्रिजेस से भी एराइज नहीं होता। ठीक है, बस कुछ याद रखना है कि कौन सा एसी ब्रिज है और उसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट उसको याद रखना है कि किस एसी ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, कौन इंडक्टर को मेजर करने के लिए यूज होता है, कौन कैपेसिटर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इस तरह से एसी ब्रिजेस में हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वही सेमीकंडक्टर, बेसिक सेमीकंडक्टर आ गया, तो थोड़ा सा बेसिक सेमीकंडक्टर, बेसिक ऑफ डायोड, थोड़ा बेसिक डायोड समझ लेंगे, बेसिक ऑफ जीनर डायोड, थोड़ा बेसिक जीनर डायोड याद रखेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा सिलेबस है, खासतौर पर किसका, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। ठीक है, तो आई होप कि समझे होगे इस सिलेबस को आप लोग। ठीक है, पढ़ाई करो मन से, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़ाई करना है। देखो नंबर ऑफ सीट कम है, ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए अपने आप को बेस्ट बनाने की जरूरत है। गुड और बेटर से काम नहीं चलेगा, हमें बेस्ट बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, वो भी एक प्रॉपर मैनर में, एक वेल डायरेक्शन में। समझ में आया? प्लानिंग करके पढ़ना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। एक टीचर जब एक सिलेबस को पढ़ाता है तो सब कुछ पढ़ाता है, लेकिन आपको टीचर से भी गाइडेंस लेना होगा कि मुझे पढ़ना कितना है, छोड़ना कितना है। और दूसरा कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस लेवल के किस चीज़ों को पढ़ना है। तो ये जरूरी है जानना। ठीक है, तो चलो अभी के लिए थैंक यू आप सब लोगों को।